भाई आज फिर नेपाल मैच हार गया, बड़ी दुख की बात है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं अब आने वाले मैचेस में इनका क्या हो सकता है। सो जो पहली बार आए हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि दोबारा आपके पास नोटिफिकेशन जाए, बेल भी दबाइएगा। देखिए शुरुआत आपकी हार से हुई थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जीत से अंजाम आखिरी होना चाहिए था। कम से कम मनोबल भी पड़ता है। अच्छा, हम ये बार बार इसी बात को हम दोहराते हुए आए हैं कि कहीं ना कहीं अभी नेपाल की टीमें जो हैं वो T20 के लिए परफेक्ट तैयार नहीं है, सबसे अहम से बात। लेकिन इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि वही नेपाल की टीम है, एक भी मैच हारे बिना T20 का क्वालिफाई पूरा मैच अपने ग्रुप का जीता, सब कुछ जीत जात के एक किनारे कर दिया। आने वाले ग्रुप में अभी नेपाल के पास मैचेस बाकी है, लेकिन नेपाल से जो गलतियां होती हैं वो पहले 10 ओवर को यूज नहीं कर पाती। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या खेला है क्या नहीं खेला है, आपको अपने 10 ओवर अब विकेट बचा के लेके जाके क्या करना है। हमको इस बात को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बीच के ओवर में ओडीआई का जो स्ट्राइक रन रेट होता है तकरीबन 4-4.5 तो हो ही जाता है। 10 ओवर के बाद जिसे आप यूएई हो गया, यूएस हो गया, ओमान, ये सब टीमों का 4-4.5 का स्ट्राइक रेट हो ही जाता। तो आपको क्यों ना 10 ओवर खुल के खेले। और सबसे अहम से बात, कैप्टन रोहित पौडेल को यह समझना होगा, यह तय करना होगा कि आपको गेंदे बेफजूल की नहीं खेलना है, कोशिश करके आपको सिंगल निकालना है। क्योंकि ओडीआई में सिंगल का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप पूरे 50 ओवर में अगर आप कहीं ना कहीं घूम के ये देखते हैं 50 ओवर में आपने अगर 100 गेंदे अगर आपने खाली खेल दिया है और पीछे घूम के देखते हैं आपने अगर दोबारा उसी को रिवाइंड करके अगर 50 गेंद में आपने सिर्फ 50 रन मारा और 50 आपने फालतू की गेंद खेली तो वो अर्धशतक तैयार होता है। कहीं ना कहीं इस चीज की कमी नेपाल के अंदर है। यही यूएई है जिसको अभी कल के मैच में यूएसए ने जबरदस्त तरीके से धोया, 86 रन पर ऑल आउट कर दिया। नेपाल टीम के पास अच्छा बॉलर भी करे तो क्या करे भाई, आप इतना कम स्कोर दे रहे हो उसको डिफेंड करने के लिए। बॉलर ने अपना बखूबी पूरा 100% दिया। अगर बॉलर अपना 100% न देता तो यूए ये जो मैच है 45 ओवर में जीत जाती। देखिए इनकी तरफ से जो बॉलिंग हुई नेपाल की तरफ से 100% परफेक्ट बॉलिंग हुई है, बॉलिंग में कोई भी कमी नहीं आई है। लेकिन जो यूए के खिलाफ जिस बंदे ने एक छोर संभाले रखा था मोहम्मद शहादत ने, उसने 96 रन की पारी खेली है। यही पारी नेपाल के एक बैट्समैन से हर एक मैच में चाहिए। उसको अपना स्ट्राइक रेट नहीं देखना चाहिए, उसको सिर्फ एक प्लेयर को यह देखना है कि हमको कहीं ना कहीं 30-40 ओवर तक लेके जाना है, हमको रन से मतलब नहीं है। जब एक साइड से विकेट नहीं गिरता है तो कहीं ना कहीं दूसरी साइड से थोड़ा तसल्ली रहता है, आने वाले बैट्समैन का दिल बड़ा रहता है कि हम मार के खेल सकते हैं। जो इसी का नतीजा हुआ जो आज यूएई ने आपको 49 ओवर में जाके मैच हराया है। अच्छा ये मैच पहले खत्म हो जाता, लेकिन जो बॉलिंग हुई है जबरदस्त बॉलिंग हुई है। करण केसी ने 3 विकेट लिया है, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 5.5 की औसत से रन दिया, 5.8 की औसत से। सबसे जो बेहतरीन बॉलिंग हुई है वो हुई है दीपेंद्र सिंह एरी की। उन्होंने 6 ओवर में विकेट तो नहीं लिया है लेकिन मात्र 4 की औसत से रन दिया। और उससे भी बेहतरीन जो पूरा ओवरऑल आप देख लीजिए, संदीप लामेचाने ने 10 ओवर में 2 ओवर, पहले का शुरू का 2 ओवर उन्होंने मेडन किया। अच्छा उसी के बाद अगर कोई ऐसा बॉलर होता जो 1-2 विकेट निकाल लेता उसी शुरू में तो और इसका रील ही बदल जाती, शायद नेपाल मैच जीत जाती। लेकिन सबसे जो कमी हुई है, रन तो रोके रखे, लेकिन आपको मालूम है अगर आप छोटे रन को डिफेंड करना है तो आप रन डिफेंड करके मैच नहीं जीत सकते हैं जब तक आप अंतराल में लगातार विकेट नहीं गिराएंगे। क्योंकि जो यूए का विकेट का गिरने का क्रम है
3 विकेट तो बहुत जल्दी जल्दी गिरे हैं, 68 रन पर 3 विकेट गिर गया है, मात्र 20 ओवर हुए थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, उन्होंने 30 ओवर में तकरीबन तकरीबन 190 रन बना दिए। 30 ओवर में उन्होंने 190 रन बनाया। किस वजह से? जो उनकी जो पारी थी, उनके जो खिलाड़ी ने संयम भरी सूझबूझ पारी खेली, और यही पारी नेपाल से भी चाहिए। हालांकि अभी आने वाले मैच में नेपाल के लिए बड़ा मौका है, अभी भी ग्रुप में ऊपर आने के लिए। आप देखिए पॉइंट टेबल के हिसाब से ये नीचे से दूसरे नंबर पे है। नेपाल 20 मैच में अपना 12 पॉइंट के साथ है, 5 मैच जीती है, 2 बिना रिजल्ट के, तो 2 पॉइंट उसके मिल गए, 12 पॉइंट के साथ है। हालांकि अगर आपको टॉप पे आना है, अभी भी आपके पास तकरीबन तकरीबन 15-16 मैच है। अगर आप कहीं ना कहीं T20 के स्टाइल में आप लगातार 12-13 मैच जीत जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं टॉप 4 में आएंगे। आप अगर टॉप 4 में आएंगे तो क्वालिफाई करने की उम्मीद है। अच्छा, हमको तो इस बात का एहसास है कि जितनी गलतियां इस पूरे ग्रुप में हुई हैं, 3 त्रिकोणीय सीरीज में हुई है, कैप्टन से, रोहित पौडेल से, या पूरे ओवरऑल नेपाल के क्रिकेटरों से, वो कहीं ना कहीं इसको एनालिसिस करेंगे और आने वाले मैचों में, जो आने वाले इसके बाद जो ग्रुप में 2026 में मैच है, उसमें अपने आप को बेहतर करके और बेहतर तरीके से अपने आप को साबित करेंगे, और इंशाल्लाह साबित करने के साथ साथ जीतेंगे भी। अच्छा, ये टीम नहीं खराब है, हम बार बार ये बात बोलते हैं, ये टीम के अंदर कहीं भी कोई खामी नहीं है। 1-2 प्लेयर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बस हमको एक सवाल का जवाब ये चाहिए, आपको अपना पहले 10 ओवर, आपको ऊपर के 3 खिलाड़ी ऐसे धुरंधर रखने होंगे, ऐसे धुरंधर रखने होंगे कि वो अपने कम से कम 110 के स्ट्राइक रेट से पहले के 10 ओवर में अगर वो रन बनाते, आप इस बात से समझिए, अगर आप पहले 10 ओवर में 3 विकेट भी गंवा देते हैं और अगर आप 80 रन बना लेते हैं, तो आप इस बात को समझिए, उसके बाद भी अगर आपका 4-5-6-5 के औसत से भी रन बनेगा 40 ओवर में, आप समझिए 40 ओवर में, हम कह रहे हैं 5 छोड़ दीजिए, आप 4 के औसत से अगर रन बनाएंगे तो 4 चौको 16, 160 और 80, 240 तो आपके ऐसे ही रन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप 300 के इर्द गिर्द आ जाओगे, लेकिन आपको अपने 3 प्लेयर ऐसे तैयार करने होंगे जो पहले 10 ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करने के साथ साथ अपने विकेट को भी बचा के रखें। आपको इस बात को सोचना होगा, और शायद इसके लिए नेपाल में तैयारियां भी होने लगी हैं। बाकी वीडियो कैसा लगे हमको जरूर से जरूर बताना। हमको नेपाल के रोहित पौडेल के कैप्टनसी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने इनका T20 का करियर देखा, T20 के मैचेस देखे, तो कहीं ना कहीं अभी भी इनके पास मौका है।